जब मेडिकल साइंस किसी बीमारी की बात करता है तो वहाँ एक कमाल की प्रिसिजन होती है, एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, बिल्कुल सटीक। राइट। जैसे अगर किसी के पैर की हड्डी टूटी है तो एक्सरे मशीन में वो जगह एक सफ़ेद टेढ़ी मेढ़ी लकीर की तरह दिख जाती है। डॉक्टर सिर्फ उस लकीर पर इशारा करता है और कहता है कि हाँ, यही बीमारी है। एग्जैक्टली। और दिमाग को ये स्पष्टता, ये क्लैरिटी बहुत पसंद आती है। बिल्कुल, क्योंकि दुश्मन सामने हो, दिखाई दे रहा हो तो उससे लड़ना आसान लगता है। इंसान को चीजें क्लियर कैटेगरीज में देखने की आदत होती है ना? सही बात है। ये सही है, ये गलत है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है। जब फेलियर या बीमारी का कारण बाहरी होता है तो एक कहानी बनाना बड़ा आसान हो जाता है कि भाई हमने तो पूरी कोशिश की थी पर हालात ही खराब थे। और वही सबसे बड़ा पैच है जब हम इतिहास के पन्नों में उतरते हैं या बड़े बड़े एम्पायर्स की तबाही देखते हैं, या फिर सक्सेसफुल लोगों के अचानक जमीन पर गिरने का एनालिसिस करते हैं तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एग्जैक्टली। वहाँ कोई टूटी हुई हड्डी नहीं दिखती, कोई बाहरी दुश्मन नजर ही नहीं आता। और हमारी आज की इस जानबीन का मूल विषय कुछ ऐसा ही है। ये चर्चा हमारी रायन हॉलिडे के विचारों पर आधारित सीरीज का आखिरी पर सबसे गहरा हिस्सा है। हाँ, और इस डीप डाइव का मिशन ये समझना है कि दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स और सबसे सक्सेसफुल करियर्स आखिर बाहरी दुश्मनों से तबाह क्यों नहीं हुए, बल्कि एक ऐसी खामोश बीमारी से तबाह हुए जो सक्सेस मिलने के ठीक बाद पैदा होती है। और वो बीमारी है अहंकार, यानी कि ईगो। ये इतिहास का सबसे बेचैन करने वाला सच है। कैसे? देखो, जब सक्सेस नहीं मिलती तो इंसान अपने स्ट्रगल में एकदम अलर्ट रहता है, लेकिन छानबीन में जो सोर्सेज दिए गए हैं उनका एनालिसिस साफ बताता है कि असली दुश्मन उस वक्त नहीं आता जब आप हार रहे होते हैं। वेट, तो कब आता है? असली दुश्मन ठीक उस पल जन्म लेता है जब जीत मिल चुकी होती है। वाओ। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण है जहां किसी बाहरी आर्मी और कॉम्पिटिटर ने किसी को नहीं हराया, बल्कि उस सक्सेसफुल इंसान के अंदर बैठे कीड़े ने पूरे साम्राज्य को खोखला कर दिया। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल यहाँ ये उठता है कि इतिहास में जो सबसे ताकतवर लोग फेल हुए, क्या उनका दुश्मन वाकई में बाहर था? अगर हम इतिहास का पन्ना पलटकर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर कहते हैं, हाँ। उसकी जिंदगी पर नजर डालें, ये एक ऐसा इंसान था जिसने लगभग पूरी नोन दुनिया जीत ली थी। हाँ, उसकी जीत के किस्से तो सबने सुने हैं। बिल्कुल। ग्रानिकस, ईसूस, गाउगामेला, एक के बाद एक उसने ऐसी जंगें जीती जो असंभव मानी जाती थी। उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी थी, बेजोड़ स्ट्रेटजी थी। कोई भी बाहरी दुश्मन, कोई भी राजा उसको हरा नहीं सका। राइट, कोई नहीं। पर मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एक इनविंसिबल राजा जिसे हराना नामुमकिन था, उसका अंत इतना दर्दनाक और अकेलापन से भरा हुआ कैसे हो गया? एक पॉइंट के बाद तो उसने अपनी आर्मी और दोस्तों पर भरोसा करना छोड़ दिया था, है ना? वही इस टॉपिक का सबसे बड़ा सबक है। लगभग 20 साल तक लगातार ऐसी क्रेजी जीत हासिल करने के बाद अलेक्जेंडर के अंदर का ईगो आसमान छूने लगा। जब बार बार जीत मिलती है तो ईगो कहता है कि तुम बाकी सबसे अलग हो। अलेक्जेंडर खुद को देवता यानी गॉड समझने लगा था। ओह वाओ, लिटरली। उसने अपने ही लोगों से मांग शुरू कर दी कि उसके आगे घुटने टेके जाएं। उसने पैरानोया यानी शक की बीमारी में आकर अपने सबसे वफादार दोस्तों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ होगा कि उसकी सेना में रिवोल्ट शुरू हो गया। बिल्कुल। एक वक्त आया जब वो आत्मिक रूप से बिल्कुल अकेला पड़ गया और आखिर में सिर्फ 32 साल की उम्र में किसी जंग में नहीं बल्कि बेबीलोन में अकेलेपन और बुखार के बीच उसकी मौत हो गई। यानी उसका पतन किसी पर्शियन राजा ने नहीं किया था, उसके अपने अहंकार ने किया था। ये सच में सोचने वाली बात है कि जो इंसान बाहरी दुनिया में कभी नहीं हारा, वो अपने अंदर के युद्ध में कितनी बुरी तरह हार गया। सही बात है। लेकिन अलेक्जेंडर की कहानी तो सदियों पुरानी है। तलवारों और आर्मीज के उस दौर में शहर बनते बिगड़ते थे, लेकिन आज के मॉडर्न दौर में जहां बोर्ड रूम्स और टेक्नोलॉजी का राज है, वहां क्या ईगो इतना खतरनाक हो सकता है? बहुत खतरनाक हो सकता है। मॉडर्न दौर का एक सबसे रोचक और डरावना उदाहरण हॉवर्ड ह्यूज का है। ओह, द एविएशन पायनियर। एग्जैक्टली। एक वक्त पर हॉवर्ड ह्यूज को दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल आदमियों में गिना जाता था। वो सिर्फ अमीर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने एविएशन की दुनिया में नए रिकॉर्ड्स बनाए। हॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बने। यानी उनके पास दुनिया की हर सुविधा, पावर और बेहिसाब पैसा था। हाँ,
कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल दुनिया में कोई कॉम्पिटिटर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो बाहरी रूप से देखने पर उनका जीवन किसी फिल्म के परफेक्ट हीरो जैसा था। बाहरी रूप से सब परफेक्ट था, लेकिन सक्सेस के शिखर पे पहुंचने के बाद उनके अंदर का ईगो उनके खिलाफ हो गया। असाधारण सक्सेस ने उन्हें इस गलतफहमी में डाल दिया कि वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। फिर क्या हुआ? उनका अहंकार एक मनोवैज्ञानिक बीमारी में बदल गया। वो धूल और जर्म से इतना डरने लगे कि दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ हो गए। वेट, आई रिमेम्बर रीडिंग अबाउट दिस। वो एक कमरे में बंद हो गए थे ना? हाँ, सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी साल के 365 दिन एक अंधेरे कमरे में नंगा बैठा रहता था, टिश्यू बॉक्सेस पहनता था और अपना ही यूरिन बॉटल्स में जमा करता था। माय गॉड, दैट इज टेरिफाइंग। उन्होंने सबकी सलाह मानना बंद कर दिया था। उनका ईगो उन्हें किसी और इंसान पर भरोसा करने की इजाजत नहीं देता था। इन दोनों ही किस्सों में दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं थी, बल्कि सक्सेस के बाद दिमाग के अंदर पैदा हुआ ईगो था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और बचपन से सुनी कहानियों के बिल्कुल उलट है। हम तो हमेशा सुनते हैं कि मंजिल पाने के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। राइट। पर यहाँ पैटर्न बिल्कुल अलग दिख रहा है। आखिर जीतने के बाद ही असली जंग क्यों शुरू होती है? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहती है? साइकोलॉजी इस छानबीन में एक बहुत ही गहरी लेयर जोड़ती है। जब किसी को बड़ी सक्सेस मिलती है तो दिमाग एक बेहद ताकतवर रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है। डोपामिन भरी मात्रा में रिलीज होता है, जो एक जबरदस्त खुशी और सुपीरियरिटी का एहसास कराता है। बिल्कुल। दिमाग इस फीलिंग को इतना पसंद करता है कि वो इसमें हमेशा रहना चाहता है। पर इसका एक डेंजर है। क्या? डोपामिन का वो बड़ा झटका इंसान की फोकस को नैरो कर देता है, यानी उसकी देखने और समझने की क्षमता को लिमिट कर देता है। दिमाग ईगो को आगे कर देता है और एक कहानी गढ़ना शुरू करता है। किस तरह की कहानी? अहंकार कान में बोलता है, देखा, तुमने सब अकेले किया, ये तुम्हारी मेहनत थी, तुम्हारा टैलेंट था, तुम भीड़ से अलग हो। मतलब दिमाग उस सक्सेस का पूरा क्रेडिट सिर्फ उस इंसान की खुद की महानता को दे देता है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है इस मनोवैज्ञानिक कहानी में से दिमाग जानबूझकर कुछ पन्नों को फाड़ देता है जो सच्चाई को थोड़ा फीका कर सकते हैं। बहुत सही पॉइंट है। अहंकार एक फिल्टर लगा देता है। इस नई कहानी में से लाख, सही समय पर मिलने वाला टाइमिंग, टीम की मदद, सब मिटा दिया जाता है। क्योंकि ईगो बस यही सुनना चाहता है कि तुम सबसे बेहतर हो। हाँ, अगर आप किसी की मदद का जिक्र करेंगे तो ईगो को लगेगा कि सक्सेस का क्रेडिट बढ़ गया, इसलिए दिमाग खुद को अंधा कर लेता है। ये दिमाग का एक जबरदस्त इल्यूजन है। I mean, अगर मैं इसको एक रोजमर्रा की जिंदगी की एनालॉजी से जोड़ूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने पहली बार किचन में बाय चांस कोई बढ़िया डिश बना ली। अच्छा। हाँ, तुक्के से मसालों का कॉम्बिनेशन सही बैठ गया। अब वो इंसान अपने परिवार में खुद को अगला मास्टर शेफ समझने लगता है। राइट। वो अगले दिन ढेरों पैसे खर्च करके नए मसाले लाता है, पूरी कॉन्फिडेंस में किचन में घुसता है और इस बार खाना पूरी तरह जला देता है। क्यों? क्योंकि उसने वह लक को अपना टैलेंट मान लिया था। एग्जैक्टली। उसने एक एक्सीडेंटल सक्सेस को अपनी परमानेंट क्षमता मान लिया। ये किचन वाली एनालॉजी इस बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। एक बार की सक्सेस को अपनी परमानेंट फितरत मान लेना ही सबसे बड़ा जाल है। ईगो कहता है कि भाई, जो चमत्कार तुमने किया है वो तुम्हारी रगों में दौड़ता है, तुम्हें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्टरी सवाल दिमाग में आता है। कैसा सवाल? सक्सेस मिलने पर ईगो इतना अंधा कर देता है तो हर सक्सेसफुल इंसान को बर्बाद हो जाना चाहिए, पर लोग तो दशकों तक टॉप पर रहते हैं। तो क्या सक्सेस हमेशा अहंकार ही बढ़ाती है या कोई और रास्ता भी है? इस डीप डाइव के सोर्सेस इस सवाल का बड़ा ही खूबसूरत एक्सेप्शन देते हैं, और वो उदाहरण है द वॉशिंगटन पोस्ट की लेजेंडरी सीईओ कैथरीन ग्रेहम का। ओह, उनकी कहानी में ऐसा क्या अलग था जिसने उन्हें ईगो के जाल में फंसने से बचा लिया? उनकी शुरुआत किसी जीत के जश्न से नहीं हुई थी। उन्होंने कंपनी का कंट्रोल तब लिया जब उनके पति का अचानक निधन हो गया था। अचानक से उन्हें एक ऐसे बोर्ड का सामना करना पड़ा जहां सब लोग उन्हें उनकी क्षमता से कम आंक रहे थे। तो उनका रिएक्शन क्या था? कैथरीन ग्रेहम ईगो से भरी हुई नहीं थी, बल्कि सोर्सेज बताते हैं कि वो बहुत डरी हुई और अपनी क्षमताओं को लेकर इनसिक्योर थी। डरी हुई और इनसिक्योर। पर आमतौर पर तो यही कहा जाता है ना कि एक सीईओ को हमेशा ताकतवर दिखना चाहिए। फेक इट टिल यू मेक इट, है ना? यहीं पर मनोवैज्ञानिक इंसाइट सबसे ताकतवर हो जाता है। उनका डर और उनकी इनसिक्योरिटी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गई। वाओ, कैसे? क्योंकि उनके अंदर एक्सपर्ट दिखने का अहंकार नहीं था। उन्होंने फेक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। उन्होंने वॉरेन बफेट जैसे बिजनेस दिग्गजों को अपना सलाहकार बनाया। मतलब उन्होंने सवाल पूछने में शर्म नहीं की? बिल्कुल। मीटिंग्स में चुपचाप बैठकर ज्ञान नहीं बांटा। वो हर चीज को जीरो से समझना चाहती थी, और इस लगन से भरे विद्यार्थी जैसी आदत ने उन्हें मीडिया हिस्ट्री की सबसे बड़ी लीडर बना दिया।
तो इसका दूसरा पहलू ये निकल कर आता है कि जो लोग पहली छोटी सक्सेस मिलते ही खुद पर इंस्टेंटली एक्सपर्ट का टैग लगा लेते हैं, उनकी बर्बादी तय है। सही पकड़ा आपने। अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नया कुछ सिखा नहीं सकती। क्योंकि दुनिया और टेक लगातार बदलती रहती है, लेकिन उनका ईगो उन्हें पुरानी टेक्निक्स पर रोके रखता है। इस चर्चा को थोड़ा और गहरा करते हैं। सोर्सेज में एक बेहद सटीक डिवीजन किया गया है कि लोग इस ट्रैप में इतनी आसानी से क्यों फंसते हैं। ये डिवीजन है प्राइड यानी गर्व और डिसिप्लिन यानी अनुशासन के बीच का। बाहर से देखने पर तो ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर अंदर से इनका डीएनए बिल्कुल अलग है। एक आइडेंटिटी यानी पहचान पर काम करता है और दूसरा एक्शन यानी कर्म पर। आइडेंटिटी और एक्शन का फर्क मुझे लगता है ये समझना सबसे जरूरी है। अगर मैं इसे ठीक से डिड्यूस कर रही हूँ तो प्राइड सक्सेस को सीधा इंसान के वजूद से जोड़ देता है, राइट? एग्जैक्टली। वो इंसान खुद को आईने में देखकर कहता है, मैं वो महान इंसान हूँ जिसने ये सारा पैसा बनाया। वो अपना पूरा वक्त इस आइडेंटिटी को मेंटेन करने में निकाल देता है। एकदम सटीक। प्राइड एक इमोशन है और इमोशन हमेशा वैलिडेशन चाहता है। उसके ठीक उलट डिसिप्लिन किसी भी सक्सेस को इंसान की पहचान नहीं बल्कि एक बीते हुए कल का कर्म मानता है। मतलब डिसिप्लिन सुबह उठकर खुद से कहती है कि जो मैंने कल किया वो कल था, आज का एक्शन प्लान क्या है? यस, डिसिप्लिन कर्म पर फोकस रखती है, तारीफ पर नहीं। सोर्सेज में एक बड़ा ही गहरा कोट दिया गया है जो इस युद्ध को पूरी तरह समझाता है। ईगो कहता है आई एम ग्रेट, डिसिप्लिन कहती है आई हैव मोर टू डू। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। अहंकार खुद को पिछली जीत की ट्रॉफी पहनाकर बैठ जाता है, जबकि अनुशासन वही ट्रॉफी डस्टबिन में डालकर काम पर निकल पड़ता है। और ये दोनों ख्याल एक दिमाग में ज्यादा लंबे वक्त तक एक साथ नहीं रह सकते। अगर इसे किसी प्रैक्टिकल स्टार्टअप एनवायरनमेंट में देखा जाए तो ये जहर कैसे फैलता है? मान लीजिए एक स्टार्टअप फाउंडर है जिसने एक ऐप लॉन्च किया और वो वायरल हो गया, उसे फंडिंग मिल गई। अब अगर उसके दिमाग पर प्राइड हावी हो गया तो जब वो नया फीचर बनाएगा वो मार्केट रिसर्च को ध्यान से नहीं देखेगा। उसे लगेगा उसका दिमाग जीनियस है, उसने खुद किया है सब। और रिजल्ट क्या होगा? दुनिया आगे निकल जाएगी और उसका नया प्रोडक्ट बुरी तरह फेल हो जाएगा। अहंकार एक अचानक आने वाला हार्ट अटैक नहीं है, ये एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपके फीडबैक मैकेनिज्म्स को खत्म कर देता है। इंसान को लगता है वो रेस में आगे है, पर असल में वो ट्रैक से बाहर हो चुका होता है। सही बात है। तो इस धीमे जहर को काटने का एंटीडोट क्या है? स्रोत कहते हैं कि वो है हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना। लेकिन यहाँ एक गहरी बात कही गई है कि सक्सेस के बाद स्टूडेंट बने रहना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों? यहाँ एक टर्म आती है जिसे ईगो रेजिस्टेंस कहा जाता है। शुरुआत में जब फॉलोअर्स जीरो हैं तो आगे बढ़ने में कोई शर्म नहीं होती, खोने के लिए कोई इमेज नहीं होती। लेकिन सक्सेस के बाद एक रुतबा बन जाता है। बिल्कुल। सोसाइटी मान लेती है कि आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। नया सीखने का मतलब है अपनी इग्नोरेंस एक्सेप्ट करना, और ईगो को डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। उस इमेज को बचाने के चक्कर में विद्यार्थी मर जाता है। हाँ, इस ट्रैप से बाहर आने के लिए इस छानबीन में द कैनवस ऑफ लाइफ का एक बड़ा ही विविड मेटाफर दिया गया है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट सच में गेम चेंजर है। इसके अनुसार दुनिया के सबसे अनुशासित लोग जिंदगी को एक ऐसे कैनवस की तरह देखते हैं जिस पर पेंटिंग कभी खत्म नहीं होती। इस मेटाफर की गहराई को समझिए। एक आम इंसान जब बड़ी पेंटिंग बनाता है तो उसे दीवार पर टांगकर पूरी जिंदगी तारीफ बटोरता है, पर जो सच्चा स्टूडेंट होता है वो ठीक अगले दिन एक सफेद कैनवस सामने रख लेता है। उसके लिए कल की पेंटिंग सिर्फ एक नई बेस लाइन थी, आज उन्हें उस बेस लाइन से बेहतर स्ट्रोक लगाना है। और इसी काम करते रहने की आदत में सच्चा स्टूडेंट माइंडसेट छुपा है। जब नए कैनवस पर काम होता है तो गलतियां होना तय है। पर ईगो और डिसिप्लिन गलतियों को अलग नजरिए से देखते हैं, है ना? ईगो के लिए गलती का मतलब है कैरेक्टर पर दाग, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए गलती क्या होती है? ईगो प्रोसेस पर देखता है, ईगो पर नहीं। एग्जैक्टली, मिस्टेक्स एज डेटा। ये दृष्टिकोण ईगो को पनपने की जगह ही नहीं देता। ये इतने प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप लोग जो सुन रहे हैं इन कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पा रहे हैं तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा हिट किया? कमेंट्स में जरूर बताना, हमें पढ़ना अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो जब इंसान ये मान लेता है कि उसके पास सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, तब से ही उसका पतन शुरू हो जाता है। पर मान लीजिए किसी ने ये मनोविज्ञान समझ लिया, द कैनवस ऑफ लाइफ समझ लिया, अपने अहंकार को ठीक से कंट्रोल कर लिया, तो क्या खेल वहीं खत्म? नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि अंदरूनी शांति मिलते ही बाहरी दुनिया फूलों की सेज बन जाएगी।
अहंकार को हराना सिर्फ पहला कदम है। यानी जब दिमाग कंट्रोल में आता है तब असली बाहरी खेल शुरू होता है। सही समझे। और इसलिए सोर्सेज में एक आगे का इशारा दिया गया है। एक ऐसी किताब का जिक्र है जो लगभग 2500 साल पहले एक महान मिलिट्री जनरल ने लिखी थी। ओह, एक वॉर स्ट्रैटेजी बुक जिसके सिद्धांत आज के टेक बोर्डरूम्स में भी पढ़े जाते हैं। ये हमारी अगली छानबीन का रास्ता है। जब इंसान द ईगो को हराता है तभी वो इन एक्सटर्नल वॉर स्ट्रैटेजीज को समझने के काबिल बनता है। बिना खुद पर काबू पाए आप दुनिया से नहीं लड़ सकते। वैसे इसीलिए हमने जो पहले पावर डायनामिक्स पर डीप डाइव बनाई थी वो भी इस इंटरनल कंट्रोल के बाद ही पूरी तरह सेंस बनाती है। उस वीडियो को देखना अब और भी इंसाइटफुल लगेगा। बिल्कुल। तो इस गहरे विश्लेषण को समाप्त होते हुए अगर मैं रायन हॉलिडे के सारे विचारों को एक जगह जोड़ूं तो संदेश स्पष्ट है। अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, काम और अनुशासन हमारा दोस्त है और ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता हमारी सबसे ताकतवर ढाल है। इस डीप डाइव की आत्मा को समेटने के लिए एक आखिरी कोट है जो पूरा जीवन दर्शन है। द फर्स्ट एंड ओनली थिंग यू हैव कंट्रोल ओवर इज योरसेल्फ। एवरीथिंग एल्स इज जस्ट नॉइज। बड़ी गहरी बात है। इस दुनिया में बाहर किसको क्या लगता है, मार्केट कहाँ जा रहा है, किसने तारीफ की, ये सब शोर है। इस शोर को बंद कीजिए और अपने कैनवस पर काम कीजिए, चाहे कोई देख रहा हो या ना हो। इस चर्चा ने वाकई उस शुरुआती एक्सरे वाली एनालॉजी की याद दिला दी। हम फेलियर में बाहरी दुश्मन ढूंढते हैं पर डायग्नोसिस खुद के दिमाग का होना चाहिए। हम सब सोसाइटी में आगे बढ़ते हुए इस सक्सेस का बड़ा जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, पर इस डीप डाइव के बाद एक आखिरी सवाल छोड़ के जाना जरूरी है। क्या सवाल? अगर सक्सेस के बाद आने वाला ईगो ही हमारा सबसे विनाशकारी दुश्मन है तो क्या नई जीत का जश्न मनाते वक्त ईगो को पूरी तरह लगाम पर नहीं रखना चाहिए? क्योंकि हो सकता है किसी की अगली सबसे बड़ी सफलता ही उसके आने वाले पतन की सबसे पहली ईंट बन जाए, अगर उसने अभी से अपने अहंकार को अपने जूतों के नीचे दबाकर नहीं रखा। अपना अहंकार तुरंत नियंत्रित करना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। एकदम सटीक और जरूरी मैसेज। जो लोग इस सफर में जुड़े हुए हैं उनके पास जरूर इस पर अपने विचार होंगे। उन विचारों पर गौर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस इंटरनल वॉर को जीतने की कोशिश कीजिए। और हाँ, इस एपिसोड को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम ऐसी ही डीपली रिसर्च डिस्कशंस आप तक लाते रहें। अगली बार जब एक्सटर्नल वॉर स्ट्रैटेजीज के बारे में बात होगी तो यही अनुशासन काम आएगा। समय निकालने के लिए शुक्रिया और हमेशा एक विद्यार्थी बनकर नया सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली डीप डाइव में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।